हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मास्टर जी स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं, आज मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। जैसे मौर्योत्तर काल में भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौर्य समाज जो था या मौर्य साम्राज्य जो था वो एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, बहुत विशाल साम्राज्य था। तो होता क्या है कि जब कोई विशाल साम्राज्य जब का अंत होता है उसमें छोटे छोटे साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आ जाते हैं। और जब छोटे छोटे राज्य उभरते हैं तो वो कमजोर भी होते हैं, वो उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जो अपने सीमाओं की सुरक्षा कर सके। तो उसके परिणाम स्वरूप होता यह है कि विदेशी आक्रमणकारी हावी हो जाते हैं। वही भारत के साथ भी हुआ। जब एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य का अंत होता है तो भारत में छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर सामने आ जाते हैं। और इसी कारणवश विदेशी आक्रमणकारियों को मौका मिलता है भारत पर आक्रमण करने का, और वह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत में प्रवेश करते हैं और आक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों में भारत पर सबसे पहले यूनानी आक्रमणकारी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। आपको यह बात ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि इनका क्रम बताइए, विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताइए या सही क्रम क्या है। ठीक, तो आप सबसे पहले यूनानी, आप यूनानी को हिंद यूनान, इंडो ग्रीक या यवन भी कह सकते हैं। ठीक, ये एक ही इनका मतलब होगा। तो हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये इनका सही क्रम हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपको आइए देखते हैं हिंद यूनानी। ठीक, कहते हैं कि हिंद यूनानी शासकों में, आक्रमणकारियों में सबसे पहले जो बैक्टीरिया, आप देखिए बैक्टीरिया बोलिए, ग्रीक बोलिए, यूनानी या यवन बोलिए, सब एक ही बात है। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो आक्रमणकारी था वो डेमोट्रियस प्रथम था। डेमोट्रियस प्रथम ने 183 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आक्रमण करता है और पंजाब के कुछ हिस्से को जीत करके वहां पर अपना शासन स्थापित करता है। अब यहाँ डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दिया गया है, कहीं पर 165 दिया गया है, कहीं पर 183 दिया गया है। तो हमने आपको 183 जो कई जगह से हमें मिला वो सही लगा और वही दिया मैंने। ठीक, तो डेमोट्रियस प्रथम ने पश्चिमी क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करता है और पंजाब के कुछ प्रांत जीत करके वहां अपना शासन सत्ता स्थापित कर लेता है और अपनी राजधानी साकल को बनाता है। ठीक, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि यूनानी शासकों ने या यूनानी आक्रमणकारियों ने अपनी राजधानी सबसे पहले कहां बनाई। ठीक है, तो साकल, प्राचीन साकल, आधुनिक सियालकोट जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कहते हैं इस वंश का जो प्रमुख शासक था वो था मिनांडर। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक मिनांडर, जिसने 160 से 120 ईसा पूर्व तक या बीसी तक शासन किया। मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथ में मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। मिनांडर के बारे में कहा जाता है कि एक बार राजधानी में एक बौद्ध भिक्षु जो है, मिनांडर के राजधानी में एक बौद्ध भिक्षु, नागसेन नाम क्या है, नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु आते हैं और मिनांडर उनसे जीवन संबंधी कुछ प्रश्न करता है और फिर बौद्ध धर्म के संबंध में भी कुछ प्रश्न पूछते हैं मिनांडर। उसका सही से है, उसका मतलब जो जवाब देते हैं नागसेन, उस जवाब से संतुष्ट होता है मिनांडर और देखते देखते वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है या बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो जो इन दोनों के बीच में, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए थे उनको एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक, उस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
इनके जो प्रमुख कार्य थे या जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे प्राचीन काल में भारत में जो शासक या सम्राट सिक्के चलाते थे तो उनमें ये लोग देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित करवाते थे। लेकिन जब यूनानी शासक आए, हिंद यूनानियों ने उन सिक्कों पर राजाओं के चित्र को अंकित करवाना और उस पर काल का निर्धारण करवाते थे लोग। एक तरफ चित्र एक तरफ काल, यानी तिथि लिखवा देते कि किस तिथि का ये सिक्का है, जिससे कि इतिहास को लिखने में बहुत ही आसानी हुई। विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अच्छा स्रोत सिक्कों को माना गया है, क्योंकि वो लोग उस पर डेट बाय डेट लिखते थे और राजाओं के नाम भी हुआ करते थे। ठीक, तो सबसे पहले सिक्कों पर काल का निर्धारण किसने किया? अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग हिंद यूनानी शासकों ने। ठीक, ये आपका प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। इसके बाद में एक गार्गी संहिता आपने पढ़ा है, आपने नाम सुना होगा। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्योतिष के लिए भारत यूनान का सदा ऋणी रहेगा। ठीक, मतलब कि ज्योतिष विद्या जो है यह यूनानियों से भारत ने काफी हद तक सीखा है। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि प्रमुख कार्य या जहां से प्रश्न बनते हैं, पीसीएस में भी प्रश्न बनता है यहाँ से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। भारत में अगर आपका प्रश्न आता है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए, तो हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। ठीक, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चालू करवाए? हिंद यूनानी शासकों ने। उसके बाद होता क्या है कि जब ये लोग बाहर से जब कोई आता है, ठीक, या जब बाहर से यूनानी आए तो अपने साथ ये अपनी कला को लेकर के भी आए। ठीक, जैसे जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये प्रवेश करते हैं तो वहां अपनी राजधानी बनाते हैं, तो वहां पर हिंद यूनानी कला और भारतीय कला दोनों का जब सम्मिश्रण होता है तो एक नए कला का पुनर्जन्म होता है, नए कला का जन्म होता है। इसको हम गांधार कला कहते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि भारतीय कला जो है यूनानी कला से मिलने के बाद में, दोनों के मिश्रण के बाद में कौन सी कला की उत्पत्ति हुई, तो आप उसे गांधार कला कह सकते हैं। या गांधार कला का भारत के किस कला से मिश्रण होने के बाद गांधार का जन्म हुआ, गांधार कला का, तो आप यूनानी कला बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, क्योंकि ये बाद में इन्होंने अपनी राजधानी मथुरा में स्थापित की थी, तो मथुरा कला जो है यह पूर्ण रूप से भारतीय कला है, क्योंकि यह भारत के बीचों बीच में केंद्र बिंदु में पड़ता था, इसलिए विदेशी कला का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, तो आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिए कि प्रथम विदेशी आक्रमणकारी डेमेट्रियस प्रथम 183 ईसा पूर्व, उसने राजधानी अपनी साकाल या आधुनिक सियालकोट को बनाया। इस वंश का प्रमुख शासक मिनांडर था और मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। उसके बाद में इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और सिक्कों पर काल निर्धारण करना शुरू किया। ठीक, और गांधार दोनों के कलाओं के मिश्रण से गांधार कला का जन्म हुआ। ये प्रमुख बिंदु हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं शक। देखिए, अब भारत में यूनानियों के बाद शक आते हैं। शक भी उसी रास्ते से, उत्तर पश्चिमी रास्ते से आक्रमण करते हैं। तो शकों को भारतीय शास्त्रों में सिथियन भी कहा गया है। इनका जो प्रमुख शासक था रुद्रदामन। प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि रुद्रदामन ने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। यह संस्कृत का प्रेमी था, संस्कृत से इसे बहुत लगाव था। संस्कृत भाषा से रुद्रदामन का लगाव इस बात का साक्षी माना गया है कि इसने जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अंकित किया गया है। हालांकि भारत में अभिलेखों की शुरुआत अशोक सम्राट ने की थी
अगर प्रश्न आता है तो आप लोग बता सकते हैं। भारत में अभिलेखों की शुरुआत किसने की? अशोक सम्राट ने की। लेकिन जो अशोक के अभिलेख थे वो खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि, इन लिपियों में थे। संस्कृत भाषा में कोई लिपि अशोक का नहीं मिलता है। सबसे पहले संस्कृत भाषा में अगर किसी का लिपि मिलते हैं, अभिलेख मिलता है, तो वो किसका? रुद्रदामन का। और कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक, इनके प्रमुख कार्यों में या जहां से प्रश्न आपका बन सकता है उसमें है, इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार मतलब जो है कि उसकी मरम्मत करवाई। ठीक, जिससे वो खराब हो गया था उसको पुनः प्रयोग में लाने के योग्य बनवाया। किसने? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया अगर प्रश्न आता है तो मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था गुजरात प्रांत में। ठीक, उस सिंचाई के लिए करवाया था। उसको पुनः प्रयोग में लाने योग्य किसने बनाया? तो रुद्रदामन ने बनवाया। ठीक, एक क्षेत्रीय राजा ने शकों को पराजित किया सन 58 ईस्वी में। ठीक, वो शकों का अंतिम राजा था रुद्र सिंह। शकों का अंतिम राजा रुद्र सिंह, जिसको एक क्षेत्रीय राजा चंद्रगुप्त नाम के राजा ने उनको पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, तो वह राजा उसको पराजित करता है तो दो कार्य करता है, एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और एक पंचांग जो है चलाता है। एक पंचांग जो कैलेंडर होता है। ठीक, उसको शक संभवत नहीं, एक काम विक्रमादित्य की उपाधि और एक पंचांग चलाता है। वह पंचांग जो है तो एक क्षेत्रीय राजा ने शकों को पराजित किया और उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक पंचांग चलाया जिसका नाम है विक्रम संवत। ठीक, जो कि नेपाल में प्रयोग में लाया जाता है। हमारे देश भारत में शक संवत जो है वह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह था। तो अब आपका शक जो है खत्म हुए। अब आप पढ़ेंगे पहलव। ठीक, इनमें विशेष ध्यान रखने वाली पॉइंट जो है आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। प्रमुख शासक रुद्रदामन। ठीक, ये संस्कृत प्रेमी था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया और अंतिम शासक रुद्र सिंह। ठीक, उसके बाद में पहलव से वैसे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस वंश का प्रमुख शासक जो था वो गोंदो फर्निस। पहलव वंश का प्रमुख शासक गोंदो फर्निस था। इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, उसके बाद कहा जाता है कि इनके शासन, यहाँ से आपका प्रश्न एक बन सकता है या बनता है यहाँ से प्रश्न कि सेंट थॉमस नामक एक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। वो किसके शासनकाल में आया था? गोंदो फर्निस के शासनकाल में भारत आया था। यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक, अब पहलव के बाद में आते हैं कुषाण वंश। ठीक, देखिए विदेशी आक्रमणकारियों के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कुषाण वंश। पहलव के बाद कौन है? कुषाण आए। ठीक, देखिए जैसे विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आए ये लोग, तो इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से छेड़छाड़ नहीं किया, उसको तबाह नहीं किया। वो भारतीय संस्कृति में उसी अनुरूप ढल गए। ठीक, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कुषाण वंश को कहा जाता है कि यह चीनी जनजाति थी। ठीक, या मध्य एशिया से होकर के भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि उस तरफ से कोई आ नहीं सकता, हिमालय पर्वत है। ठीक, तो ये लोग भी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से होकर के आते हैं। ये 5 भागों में बटे हुए थे। उन्हीं में से एक भाग जो है ये 5 कबीलों में विभक्त हुए भारत आकर। उन्हीं में से एक भाग जो है एक कबीले ने भारत पर कुछ वर्षों तक शासन किया। ठीक है,
इनका जो इन कबीलों में जिसने भारत में सत्ता स्थापित की उसका नाम था बिमकडफिसस। ठीक है, बिमकडफिसस। अब इस धर्म इस वंश के लोग शैव अनुयायी थे, यानी शिव के भक्त हुआ करते थे। ठीक है, इनके सिक्कों पर या और चित्रकारियों में शिव, नंदी, त्रिशूल आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग शिव अनुयायी थे या शैव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे। इस वंश का प्रमुख शासक या सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ वह कनिष्क हुआ 78 ईस्वी में। ठीक, कौन हुआ? कनिष्क। कनिष्क के बारे में कहा जाता है, इस सबसे पहले देख लीजिए, इस वंश के लोगों ने या कुषाणों ने भारत में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया था कि हिंद यूनानियों ने भी सोने के सिक्के जारी किए। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। किसने जारी किया? सबसे पहले हिंद यूनानियों ने। दूसरा प्रश्न, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण वंश के लोगों ने। ठीक, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण वंश के लोगों ने जारी किए। उसके बाद में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आप बताएंगे गुप्त साम्राज्य ने। ठीक, गुप्त काल के शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस वंश का, कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था। 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और एक पंचांग चलाता है। अपने सिंहासनारूढ़ होने के उपलक्ष्य में एक पंचांग चलाता है, यानी उसका निर्माण करवाता है। शक संभवत के नाम से वो प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग जो है भारत सरकार कर रही है। हमारे भारत में शक संभवत ही प्रचलन में है या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी सबसे पहले इनकी राजधानी पुरुषपुर आधुनिक पेशावर में थी। उसके बाद दूसरी राजधानी इनकी जो थी वो मथुरा में दूसरी राजधानी इन्होंने अपना स्थापित किया। ठीक, इनके दरबार में जो कुछ विद्वान थे रहते थे, जैसे पाशर्व, अश्वघोष, चरक, आप लोग नाम जानते होंगे, जिन्होंने एक चिकित्सा शास्त्र की रचना की, चरक संहिता। ठीक, उसके बाद सुश्रुत को शैल चिकित्सा का जनक माना जाता है। ये भी इनके राज दरबार में रहते थे। और उसके बाद में जो थे नागार्जुन, ये भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। ठीक, आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुषाण वंश जो है से काफी प्रश्न बनता है। ठीक, इस वंश का संस्थापक जो था वो बिमकडफिसस इस शैव के अनुयायी थे। ये प्रश्न आपके ईसीएस प्री मेन में भी मेन में भी और प्री में भी आ चुका है। ठीक, कि इस वंश के अनुयायी थे शैव। प्रमुख शासक इस वंश का कनिष्क हुआ, जिसने शक संभवत नामक एक पंचांग चलाया जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है। और प्रमुख बात की यह बौद्ध अनुयायी था, जो है कनिष्क जो है बाद में बौद्ध अनुयायी हो गया। इसने चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में करवाई थी। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति इसने कहा करवाई? कुंडलवन, जो कि वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इनके दरबार में प्रमुख व्यक्ति रहते थे ये लोग। और कहा जाता है कि चीन उस समय रेशम का प्रमुख उत्पादक देश था। ठीक, तो चीन से रेशम उत्पादित होकर के जो दूसरे देशों में जाता था, जैसे चीन, यहाँ चीन है, ठीक है, ये समुद्री मार्ग से व्यापार करता था। ठीक, तो यहाँ पर अधिकार था कनिष्क का। ठीक है, तो ये इनसे चुंगी लेते थे, कर लेते थे, टैक्स वसूलते थे, जिससे इनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। भारत में अकूत धन संपदा हो गया था। यही कारण था कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। ठीक, तो आज आपका विदेशीय कर्म खत्म होता है। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो आपको बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।